हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं ये एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9th हिंदी का, प्रीवियस ईयर का है। और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो 80 मार्क्स के थे और 3 आवर का पेपर था। सो इस पेपर के जो भी सॉल्यूशन है हम उन सभी को देखेंगे और आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और भी कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो सेक्शन ए का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित आपतित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। ये जो लंबा सा पैसेज गिवन है हमें ये नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ेंगे देन अगर हम पैसेज पे जाएंगे हमें तुरंत उसके आंसर मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उस क्वेश्चन को पैसेज में ढूंढोगे, ठीक है। तो आपका टाइम जो है ना वो एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है अपना समय बचाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी है उनके अंदर डिसिप्लिन केस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, मीन्स अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो उनका इसका मुख्य कारण क्या होता है। पैसेज पे चलते हैं हम सब। तो हमारा पहली लाइन में ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारणों में संभवतः सर्वाधिक मुख्य कारण यह है कि, ठीक है। तो जो मुख्य कारण है वो यह है कि विद्यार्थी अनुशासन के लाभों से अपरिचित होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हमें फर्स्ट रो में ही इसका आंसर मिल गया, ठीक है। देखिए नीचे, तो इसमें देखिए ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन में हमारा है, देखिए, अनुशासन के लाभों से अपरिचित होना। तो हमारा ये फर्स्ट वाला जो है वो सही है। अब हम सब सेकेंड क्वेश्चन है, अनुशासन से जीवन कैसा बन जाता है, ठीक है। चलिए इस पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि अनुशासन से जीवन सुख एवं शांति बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला है, ठीक है। सेकेंड आंसर हमारा ये है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो हाँ, ये ऑप्शन में है, अनुशासन से जीवन सुखी एवं शांति बन जाता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अनुशासन से कौन सी कला आती है, ठीक है। ये करेक्शन है यहाँ पे। तो अनुशासन से कौन सी कला आती है, तो यहाँ पर चलते हैं हम सब। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े जल्दी जल्दी से। अनुशासनहीनता का दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे कारण बताया गया है। फिर फलता विद्यार्थियों की चंचल मानसिक प्रवृत्ति, ये भी नहीं है। और फिर ये देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ध्यान से पैसेज को देख लेंगे ना तो आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें विद्यार्थियों की इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि अनुशासन के माध्यम से मन पर नियंत्रण करने की कला भी आती है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, मेन आंसर हमारा ये है, ठीक है, मन पर नियंत्रण करना। तो आंसर देखते देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में शायद नहीं था लेकिन यहाँ पर करेक्शन करवाया गया है। तो हमारा राइट आंसर है मन पर नियंत्रण करने की कला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है परम मुखापेक्षी। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, परम मुखापेक्षी का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आप अगर पैसेज में जाकर सेंटेंस को पढ़ लेंगे तो आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का शासन करने की कला में प्रवीण नहीं हो पाता वे उन्हें सदैव परमामुखेक्षी रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ है, जीवन में प्रगति की कटा हुआ है, बढ़ते समय कोई रुकावट नहीं आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करने की कला पे प्रवीण नहीं हो पाते हैं उन्हें सदैव परम मुखापेक्षी रहना पड़ता है। मतलब, ठीक है। तो मतलब अगर जो भी व्यक्ति अपने मन के शासन पर उस पर अपने काबू नहीं कर पाते हैं तो वो सदैव दूसरे व्यक्ति का मुख देखते हैं, ठीक है। तो वही इसका अर्थ है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं हमारा। तो ये रहा ऑप्शन में हमारा, दूसरों का मुंह ताकने वाला, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें विद्यार्थी के अनुशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है विद्यार्थी में बढ़ती अनुशासनहीनता।
तो इसका हमारा यही है इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग मूव करते हैं पैसेज सेकंड पे, जो पद्यांश का है, मतलब कविता खंड का है। ठीक है, ये भी अनसीन पैसेज है। फिर क्वेश्चन पर हम लोग फिर आएंगे यहाँ पे। इसमें पहला कह रहा है कवि किन्हें प्रणाम कर रहा है। ये कविता नागार्जुन जी की लिखी हुई है, काफ़ी फेमस कविता है ये, मैंने काफ़ी बार ये पैसेज सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वो किसको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैसेज में ढूंढेंगे आंसर हम सब। तो इसमें बोल रहे हैं जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उदारी रपार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म की ओर आगे बढ़ा, बहुत सारी परिश्रम की मेहनत की, बट वो सफल नहीं हो पाया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एटलीस्ट उसने कोशिश तो की, अपना बेस्ट तो दिया। यहाँ पर उसका आंसर है जो काम में असफल हो गए हैं, कवि उनको प्रणाम करना चाह रहा है। तो यहाँ पर सेकंड बोल रहा है कविता में उच्च शिखर किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको फर्स्ट वाला पता चल गया कि जो काम में सफल नहीं हो पाया, मतलब कोई व्यक्ति काम में सफल नहीं हो पाया है, तो कवि उन्हीं को प्रणाम कर रहा है। तो कविता में उच्च शिखर किसका प्रतीक है। सिंपल सी बात है, जो कविता में उच्च शिखर है वो किसी चोटी को नहीं, वो पेड़ की चोटी को नहीं, बहुत प्रिय वस्तु को नहीं, बल्कि ऊंचे जीवन लक्ष्य की ओर का इशारा कर रही है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यही उसका थर्ड पार्ट राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर प्रत्युत फांसी पर झूल गए पंक्ति में किसकी ओर इशारा कर रही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इज असामाजिक तथ्यों की ओर, देश की गद्दारों की ओर, देश के अमीरों की ओर, देश के शहीदों की ओर। तो हर एक पंक्ति में जो कवि है वो सबको प्रणाम कर रहा है। तो कवि किसी देश के अमीर को प्रणाम तो नहीं करेगा, ना ही गद्दारों को, ना ही किसी सामाजिक तत्वों को। ठीक है, तो कवि हमेशा देश के शहीदों की ओर प्रणाम करेगा। मीन्स जो हमारे भगत सिंह है, राजगुरु है, वो इन सभी को प्रणाम करेगा। तो ये हमारा थर्ड वन इज राइट। ठीक है, फिर है जीवन नाटक दुखांत हुआ, इसका भाव क्या होता है। तो इसका भाव होता है कि दुख भरा जीवन। ठीक है, ये हमारा है जीवन नाटक दुखांत का भाव। तो फिफ्थ वन इज जीवन नाटक में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है जीवन नाटक में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जीवन नाटक में उपमा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियोस अवेलेबल है और मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी, इसको पिटअप करके आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं अलंकार। फिर नेक्स्ट वन हमारा है कि यहाँ पे दो कविता खंड थे, आपको उनमें से या इनमें कोई एक करना था। ठीक है, चलिए हम सब दूसरा भी देखते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान किसमें भरी हुई है। तो कविता देखिए चांद तारों सी सहज क्रांति नदियों में है मुस्कान भरी। तो यहाँ पर जैसे हमें पहले पंक्ति से ही पता चल गया कि जो मुस्कान है वो नदियों में भरी हुई है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का ये आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है दौलत कहाँ बिखरी हुई है। जो दौलत है वो कहाँ बिखरी हुई है। तो इसमें देखिए इसमें कह रहे हैं कि है पवन झोंकों से दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। मीन्स जो खेत है वहां पर ये दौलत जो है वो बिखरी हुई है। ठीक है, तो इसका ये आंसर था सेकंड का सेकंड और ठीक है फर्स्ट का थर्ड। फिर थर्ड वन इज विष पीकर कौन मुस्कुराती है। जो विष है उसको पीकर कौन मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट की पंक्ति में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहती हुआ भारत माता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जितनी भी कविता में वर्णन किया गया है वो सभी भारत माता जी कह रही है। तो यहाँ पर भी स्पीकर जो भारत माता जी है वो मुस्कुरा रही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है अनपढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए हम सब देखते हैं कि ये है ठीक है, मूर्तियां बना डाली सजियो अनपढ़ पत्थर को काट काट कर। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने जो भी अनपढ़ पत्थर थे ना उनको काट काट कर उन्होंने मूर्तियां बना डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सजियो मूर्तियां जो है वो बना डाली है अनपढ़ पत्थर को काट काट कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा। निम्नलिखित में अविरल का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहती क्या है जिसकी कविता धारा अविरल बहती व भारत माता हूँ।
अविरल मतलब होता है निरंतर बहना, ठीक है, बिना रुके हुए, या ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला है फिफ्थ का, ये सेकंड उसका राइट आंसर है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन गिवन हुए हैं आपको इनमें से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बस मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगी। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, आ उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अज्ञान है वो हमारा आ उपसर्ग से अ, उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन था, वे शब्द जो मूल शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज्ञान ज्ञान था यहाँ पे, तो उसने आ उपसर्ग लग गया तो अज्ञान बन गया, मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान था और फिर अज्ञान मतलब कोई अनपढ़, ठीक है। तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया, ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग है। फिर नेक्स्ट है, उपसर्ग रहित शब्द ढूंढिए। तो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें आगे से जो उपसर्ग है वो शब्द लगा ना हो, तो उनका अर्थ जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, अधिकार में या फिर धिकार, ठीक है, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। संयोग में का योग हो सकता है, दुर्गुण का गुण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो गाय है वो हमारा उपसर्ग रहित शब्द है। फोर्थ वन इज, मिठाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो मिठाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मिठ धन आई, ठीक है, मिठाई आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ये आई होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढना है। तो इसमें से जो हमारा प्रत्यय युक्त शब्द है वो है संचार, ठीक है, आर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट मैं आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगी। फर्स्ट वन हमारा है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये सभी हमारे समास हैं। दूसरा है, अ, किस समास में पूर्व और उत्तर पद प्रधान होता है? तो जो ऐसा समास है, मीन्स ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो तत्पुरुष समास है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, गजानन में परिटु समास क्या है? तो गजानन में हमारा तत्पुरुष समास है, मतलब जिनके गज के समान आनन है, जिनके गज के समान सिर है, मीन्स गणेश जी, ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास हमारा होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में प्रयुक्त समास, ठीक है। तो यहाँ पर पंचवटी का जो प्रयुक्त समास होगा वो हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है। इसमें 5 का मतलब गिनती का वर्णन हुआ है। फिर पाठशाला में प्रयुक्त समास कौन सा है? इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगेन हमको किसी 4 के आंसर बताने हैं, बट मैं आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगी। तो ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है। मीरा गीत गाती है, वाक्य में उद्देश्य। तो मीरा का जो गीत है, ठीक है, ये हमारा जो है उद्देश्य है। 2 शब्द होते हैं, ठीक है, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। और फिर सेकंड है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। थर्ड वन इज, संदेह या संभावना किस वाक्य में प्रकट होती है? तो संदेह या संभावना जो है वो संदेहवाचक वाक्य में प्रकट होती है। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, ठीक है। तो कोई कह रहा है कि अगर हम सब परिश्रम करते तो हम लोग अवश्य ही सफल हो जाते, मीन्स वो संकेत कर रहा है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा खा होगा। इसका क्वेश्चन है, उसमें है, आप बड़ी उदास हो, क्या बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगी। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सो हमारा 6 क्वेश्चन है, हम सब वहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट वन इज, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के हमारे 2 भेद होते हैं, जैसे कि आपको पता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। फिर शब्द अलंकार के भेद होते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। ऐसे ही उनके भी भेद होते हैं, अतिशयोक्त अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, तरन तनुजा तटतमल में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ता वर्ड की आवृत्ति हुई है, ठीक है, ता ता ता। यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसा अलंकार जिसमें ता वर्ड की आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए, वो हमारा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो उपमा अलंकार के जो है 4 भेद होते हैं, ठीक है। वो जो होता नहीं है उपमा के, उपमेय, उपमान, यही सब। फोर्थ है, मृदुल वैभव से रखवाली में प्रयुक्त अलंकार।
सो इसमें हमारा उपमा अलंकार है। फिर नेक्स्ट वन इज हमारा कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, मतलब कि कोई ऐसा है कि जो 3 बेर खाती थी और वो मतलब 3 बार खाती थी वो और वो 3 बेर खाती थी, ठीक है? मीन्स कोई व्यक्ति है जो 3 बार खाना खाता है और फिर 3 बेर खाता है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार मतलब क्या होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि वही शब्द पुनः पढ़े पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, ठीक है? मीन्स एक ही शब्द बार-बार आ रहा है पर उनका जो अर्थ है वो ठीक है? वो अलग-अलग है, मतलब भिन्न-भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए बेर वर्ड की आवृत्ति है, लेकिन यहाँ पर एक बार बेर जो है वो फल को बताया गया है, दूसरी बार बेर को बताया गया है बार के बारे में। मतलब कि कोई व्यक्ति वो 3 बार खाता है, ठीक है? कि 3 बार खाता था और फिर 3 बेर भी खाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है। और जो 7th वाला है ये पठित गद्यांश है, मतलब आपकी बुक का ही पैसेज है। तो ये शालिनी अली की जो किताब थी, ठीक है? तो शालिनी अली की जो चैप्टर है सारे सपनों की याद, ये उसका हुआ, ठीक है? उसका पैसेज है। चलिए सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें पहला है लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? तो लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा था, ठीक है? ये आपको पता है। सालिम अली की रचना फॉल ऑफ स्पैरो किस विधा की रचना है? तो ये उनकी आत्मकथा की रचना है। फिर छत पर बैठने वाली गौरैया, ठीक है? कितने सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको स्टोरी याद है तो आप इजिली उनको आंसर बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है लोगों ने लॉरेंस की पत्नी से क्या अनुरोध किया? ठीक है? तो लोगों ने लॉरेंस की पत्नी से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये वाला होगा। फिर उपयुक्त गद्यांश किस पास से लिया गया है? तो ये सालों सपनों की याद से लिया गया है। फिर 8th का क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो ये प्रेमचंद जी को कहा गया है, ठीक है? तो आपको स्टोरी भी पढ़नी है साथ में। फिर महादेवी वर्मा के परिवार में कुलदेवी मीन्स दुर्गा जी जो थी वो उनकी कुलदेवी थी। फिर नेक्स्ट हमारा है, तो ये आपको पठित काव्यांश मतलब आपकी बुक का ही पैसेज है, कविता जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं। तो ये मेघा ये बड़े बंठन के वाला है, ठीक है? तो काफ़ी बढ़िया ये पोयम है। तो यहाँ पर मेघ कौन बंठन के सज सवर के आ रहा है? वो मेघ आ रहे हैं। फिर आगे नाचते गाते कौन जा रहा है? ठीक है? तो बयार जो है मतलब जो हवा है वो नाचते गाते जा रही है, ठीक है? पाहुन जो आए हैं गाँव में शहर की, ठीक है? इसमें कौन से अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर गर्दन उचकाकर कौन झांकने लगे हैं? तो पेड़। पेड़ काफी लंबे होते हैं, वो गर्दन को झुकाकर वो देख रहे हैं। और फिर इस काव्यांश के जो कवि है वो कौन है? तो काव्यांश के जो कवि है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। फिर फर्स्ट वन इस 10 का, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। ग्राम श्री कविता के कवि कौन है? तो वो कवि है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। तो काफ़ी इजी पैसेज था। अगर आपको ये कविता भी अच्छे से प्रिपेयर है और स्टोरी भी प्रिपेयर है, जितनी भी कविता है उन सभी के कवि के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस आते देखिए यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन कवि के बारे में आए हुए हैं। फिर ये हमारा क्वेश्चन है वर्णात्मक मतलब सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर बताने हैं, ठीक है? तो पहले हमारा है लेख का उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो 2 वर्ड के आंसर है आपको क्लियर, मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 करने हैं, 6 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये हमारा महादेवी वर्मा जी के चैप्टर से है, ठीक है? और फिर इसमें प्रेमचंद के फटे जूते का है और फिर इसमें सावले सपनों की याद है, ठीक है? ठीक है? और ये हमारा जो है चैप्टर 1 जो है दो बैलों की कथा उसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? तो कितना इजी है ये आप सबको आता होगा, आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। और फिर इनमें से भी आपको वही सेम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि 3 प्रश्न के उत्तर देना है। और फिर यहाँ पर आया हुआ है किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो वैश्विक महामारी है, लोकतंत्र और चुनाव है, इंटरनेट की दुनिया है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि इसमें सबसे ईजी जो टॉपिक हमारा है वो है वैश्विक महामारी कोरोना, ठीक है? तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, अभी हम सब हाल में ही इस परिस्थिति से गुजर कर भी आए हैं। तो आप प्रश्नावली लिख सकते हैं, ये वायरस होता क्या है, इसका नेम क्या है, कौन कौन सी वैक्सीन आई हुई है, ठीक है? इनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। तो काफ़ी ईजी टॉपिक था हमारा ये। और फिर नेक्स्ट हमको लिखना है कि प्रधानाचार्य हेतु पत्र लिखना है कि आपके भाई की शादी में सम्मिलित होना है। तो ये भी काफ़ी ईजी था। और फिर लास्ट में आपको संवाद लिखना है, ये हमारा संवाद आया है। और फिर आपको एक सूचना भी प्रिपेयर करनी है, आपको
इन सूचना चाहिए लिखिए चाहे संवाद, तो किन्हीं दोनों में से आपको एक करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें आप फटाफट जितने भी हमारे पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश पद्यांश है उन सभी के क्वेश्चन आंसर ढूंढ लीजिए, उनको टिक लगा लीजिए, बट उनको लिखिएगा नहीं। सबसे पहले आप ये हमारा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है या फिर जो सेक्शन सी है, ठीक है, आपको सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले सेक्शन सी करिए, डन बी करिए, और फिर देन कम टाइम में फटाफट सेक्शन ए, इसमें हमारे अपठित गद्यांश से जिनके आंसर आपने ढूंढ लिया था वो 15 मिनट्स जो आपको पेपर रीड करने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर पता है, आप जल्दी जल्दी उनको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है इन्हें आप आराम से लिखोगे ज़्यादा टाइम लगाकर, तो ईजिली आप इनमें ईजिली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्हें लास्ट में लिखोगे आपके पास टाइम भी कम होगा, और फिर जब टाइम कम होता है ना तो हम लोग जल्दी में काफ़ी सारी चीज़ भूल जाते हैं, और फिर अगर वो 10 मार्क्स का आया है हमने 2 पेज नहीं लिखा या फिर 1.5 या फिर 1 पेज लिख कर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपने सेक्शन ए में लगा देते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम सब साइंस के, मैथ्स के, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।